रूस के ब्रयांस्क में यूक्रेन ने विध्वंसक हमला कर दिया है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट पर यह बड़ा हमला किया गया। हमले में धू धू कर जल गया पूरा का पूरा प्लांट। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट पर यह जोरदार हमला यूक्रेन की तरफ से। रूस के ब्रयांस्क में यह बड़ा हमला हुआ है। तस्वीरें आप देखिए। तो देखिए TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ब्रयांस्क में हुए हमले की आपको दिखा रहे हैं और बहुत करीब से ये तस्वीरें ली गई हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कैसे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक प्लांट धू धू कर जल रहा है। ऊंची ऊंची आग की लपटें आसमान तक जाती हुई नजर आ रही हैं। ये बहुत बड़ा हमला था, खासा नुकसान हुआ है। पूरा का पूरा प्लांट जलकर तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। यूक्रेन का ये बड़ा हमला रूस के ब्रयांस्क इलाके में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट पर। यूक्रेन का रूस पर हाहाकारी अटैक। ब्रयांस्क में ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक को अंजाम दिया गया है यूक्रेन की तरफ से। यानी मायने क्या है इस खबर के? मायने ये कि यूक्रेन के ज़ेलेंस्की के हौसले हाई नजर आ रहे हैं, बुलंद नजर आ रहे हैं। ताबड़तोड़ अटैक किया गया है। रूस के ब्रयांस्क इलाके को निशाना बनाया गया है। ये दूसरा एक्सक्लूसिव वीडियो ताजा हमले का आपको दिखा रहे हैं। ब्रयांस्क में यूक्रेन ने किस तरह से एक के बाद एक बैक टू बैक ड्रोन अटैक करके दहला दिया है ब्रयांस्क को। ये आप देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। ताजा हमले की तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिवली आपके सामने रख रहा है। और ब्रयांस्क से ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में हाहाकारी हैं। ड्रोन अटैक से दहल गया है पूरा ब्रयांस्क। हमले के बाद ब्रयांस्क में जगह जगह धुएं का गुबार नजर आ रहा है। अब तीसरी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। ये देखिए, ब्रयांस्क में यूक्रेन के हमले के बाद किस तरह के हालात हैं, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। TV9 भारतवर्ष आपको एक्सक्लूसिवली इन ताजा हमलों की तस्वीरें दिखा रहा है। ब्रयांस्क को दहला दिया है यूक्रेन ने। बैक टू बैक ड्रोन अटैक किए गए। इलेक्ट्रॉनिक प्लांट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया और जगह जगह देखिए किस तरह से जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार और आग की लपटें नजर आएंगी। और रूस के रियाजान शहर पर भी हमला किया गया है। ऑयल रिफाइनरी को यहां पर यूक्रेन ने निशाना बनाया। यह एक बहुत बड़ा ड्रोन अटैक था। यह देखिए तस्वीरें, ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है और बड़ा ड्रोन अटैक यहां पर यूक्रेन ने अंजाम दिया है। रूस के रियाजान शहर पर यह जोरदार हमला बोला गया, जिसके बाद चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग दहशत ज़दा हो गए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर देखिए जो लोग उस वक्त मौजूद थे, जो गाड़ियां वहां से गुजर रही थीं, लोगों को भी लगा कि अचानक ये क्या हो गया है। रूस का ये रियाजान शहर है जहां पर जोरदार हमला हुआ। एक ऑयल रिफाइनरी यहां पर मौजूद थी जो कि पूरी तरह से तबाह हो गई है इस ड्रोन अटैक में। ऊंची ऊंची आग की लपटें उठती हुई साफ तौर पर इस वीडियो में भी नजर आ रही। और देखिए एक और ताजा जानकारी मिल रही है यूक्रेनी हमले को लेकर। यूक्रेनी हमले में थर्मल पावर भी तबाह हो गया है। थर्मल पावर प्लांट, रूस का रियाजान थर्मल पावर प्लांट तबाह हो गया है। ये एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो यूक्रेन की तरफ से जो ताबड़तोड़ अटैक किए गए रूस के अंदर, वो देखिए अब उनसे जुड़ी जो डिटेल्स हैं वो सामने आ रही हैं। थर्मल पावर प्लांट भी पूरी तरह से तबाह हो गया है, ये जानकारी मिल रही है। ये वहीं की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। रियाजान थर्मल पावर प्लांट तबाह हो गया है। रूस पर यूक्रेन का ये बहुत बड़ा विध्वंसक अटैक था। ब्रयांस्क में यूक्रेन का बहुत बड़ा अटैक हुआ है। यूक्रेन का ड्रोन से ताबड़तोड़ अटैक। ब्रयांस्क में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट पर हमला हुआ। रूस के रियाजान शहर पर भी ड्रोन अटैक हुआ है। यानी ब्रयांस्क और रियाजान, ये दो शहर इस बार हमलों में यूक्रेन के निशाने पर रहे।
रियाजान में ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा हमला किया गया। रूस के कई दूसरे शहरों पर भी हमले की खबर है। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है। हर तरफ तबाही और बर्बादी के निशान इस वक्त बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। दूर दूर तक धुएं का गुबार और आग की लपटें नजर आ रही हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में तमाम खास मेहमान मौजूद हैं इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं, सीडीआर अतुल भारद्वाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एयर कॉमोडोर एसपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं। मनीष, ये हो क्या रहा है? मतलब रूस को एक के बाद एक, बैक टू बैक इतने बड़े जख्म दिए जा रहे हैं। ब्रियांस्क और रियाजान को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, यूक्रेन की मंशा क्या नजर आती है? देखिए, फिलहाल अगर आप देखें तो रूस यूक्रेन सीमा पर स्थित ये सब शहर, कुर्स्क से लेकर आप देखें कुर्स्क, बेलगोरोद, ब्रियांस्क और फिर आखिर क्रीमिया तक, इन पर यूक्रेन अलग अलग तरह के तरीके से हमला कर रहा है। और इस वक्त जो आप थर्मल पावर स्टेशन पर जो अटैक देख रहे हैं, ये एक तरह का कोवर्ट ऑपरेशन है कि जिसमें आप कभी ड्रोन के जरिए अटैक करते हैं या फिर कभी एक छोटा वहाँ पर जो कुछ और लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी मदद से कुछ अटैक कर देते हैं। लेकिन किसी भी मिलिट्री एक्सपर्ट से अगर आप बात करें तो इससे यूक्रेन को कुछ होने वाला नहीं है। ये केवल पश्चिमी देश में हेडलाइन तो बन सकती है, लेकिन जेलेंस्की को इससे 1 इंच जमीन वापस नहीं मिलने वाली है। जेलेंस्की के सामने आज की तारीख में 3 चुनौतियां हैं। पहली चुनौती उनको खुद अपनी गद्दी बचाए रखने की है। दूसरी चुनौती है कि ट्रंप का समर्थन हासिल करना कि इस यूक्रेन में हथियार मिलते रहे। और तीसरी चुनौती कि पुतिन और कितना आगे बढ़ जाएंगे उसे रोकना, जो अब संभव दिखता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि जेलेंस्की फिलहाल अभी इस स्थिति में है कि वो किसी तरह का दबाव दे सके। वो बस इंतजार कर रहे हैं कि जेलेंस्की इस स्थिति में नहीं है। संजय सॉय साहब, फिर हो कैसे ऐसा रहा है? एक के बाद एक इतने बड़े हमलों को अंजाम देना। ब्रियांस्क और रियाजान की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों के सामने रखी, हाहाकारी तस्वीरें। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है रशिया को। इससे तो व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा और बढ़ेगा। नहीं, बिल्कुल समीर, ये जो देखा जाए तो जो रिफाइनरी पर हमला है वो 3rd लार्जेस्ट रिफाइनरी है रशिया की और 470 किलोमीटर सीमा से अंदर है। यानी कि इतनी दूर अंदर आकर वो हमला करने में सक्षम है और बहुत बड़ा नुकसान करने में कामयाब हुए हैं। बिल्कुल, तो देखा जाए तो कुछ दिनों से जो फोकस चल रहा है वो दोनों एक दूसरे के एनर्जी सेक्टर पर अटैक कर रहे हैं, रशिया भी और यूक्रेन भी। एक तो सर्दी का मौसम है, दूसरा जिससे लड़ाई की क्षमता में लंबे समय तक लड़ने की क्षमता में असर पड़ता है। और तीसरी बात, ये रशिया की इकॉनमी को भी कहीं ना कहीं डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रशिया का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है ऑयल और आयरन ओर्स, जो खनिज पदार्थ होते हैं, इनके द्वारा इनको इनकम होती है। तो इसीलिए इनको जो अटैक करके साइकोलॉजिकल इफेक्ट, इकोनॉमी पर इफेक्ट और लड़ाई लड़ने की क्षमता को कमजोर करना, इन चीजों को बार बार किया जा रहा है। ये बिल्कुल सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। आपको मैं बीच में रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त एक और बड़ी खबर, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि पुतिन और ट्रंप में बातचीत क्या होगी। बड़ी खबर है, पुतिन के साथ बातचीत पर डोनाल्ड ट्रंप ने किया खुलासा। मैं पुतिन के साथ समझौते के करीब था, पुतिन से परमाणु समझौते की बात कर रहा था, चीन को भी इस बातचीत में लाने का प्लान था। तो ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बात कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन को लेकर। पुतिन के साथ बातचीत पर डोनाल्ड ट्रंप बड़ा खुलासा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं पुतिन के साथ समझौते के करीब था, पुतिन से परमाणु समझौते की बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। चीन को भी इस बातचीत में लाने का प्लान था, यह कहा है ट्रंप ने। तो आइए देखते हैं ट्रंप ने युद्ध विराम को लेकर क्या धमकी दी है और पुतिन की क्या शर्त है। ट्रंप की पुतिन को धमकी, ये देखिए, युद्ध विराम के रास्ते पर आगे बढ़े रूस। युद्ध विराम नहीं तो रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा देंगे, रूसी सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाएंगे, रूसी सामानों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। सीज फायर के लिए पुतिन की शर्त क्या है, अब आपको ये दिखाते हैं। ये देखिए, रूसी कब्जे वाले डोनबास को रूस का माना जाए, डोनबास की आधिकारिक भाषा रूसी घोषित हो, यूक्रेन को नाटो सदस्य ना बनाया जाए, यूक्रेन के पास सिर्फ 50,000 सैनिक ही रहें, यह भी शर्त रख रहे हैं पुतिन सीज फायर के लिए। फ्रंट लाइन पर मौजूद नाटो हथियार खत्म किए जाएं। तो ये अहम शर्तें रखी गई हैं पुतिन की तरफ से। सिंह साहब, किस तरह से आप देखते हैं, कुल मिलाकर एक तरह का फाइनल सॉल्यूशन चाह रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से
एक बार सीज फायर का जिक्र करते हैं, युद्ध रोकने की बात करते हैं, मानवता पर जो कहर टूटा है, जो सैनिकों की जानें गई हैं, लाखों लोग मरे हैं, उसका जिक्र करते हैं, तो दूसरी तरफ वो पुतिन को ही धमकाते भी नजर आते हैं। ऐसे में क्या वो फाइनल सोल्यूशन निकल पाएगा, वहां तक पहुंच पाएंगे? देखिए, सीज फायर के लिए जो एफर्ट किए जाते हैं उसमें एक प्रेशर डाला जाता है जी। उस प्रेशर के अगेंस्ट ही आप उनको टेबल पर ला सकते हैं, नेगोशिएशन कर सकते हैं। जो इस समय ट्रम्प को है, उनको जो यूक्रेन के साथ बाइडेन ने साथ दिया था उसको बंद कर रहे हैं उसका साथ, लेकिन साथ साथ वो चाहते हैं कि युद्ध विराम हो, तो वो रूस को भी थोड़ा दबाव में लाना चाहते हैं। लेकिन मेन उनका मकसद यही है कि ये युद्ध विराम हो और जो टर्म्स हैं कुछ ऐसी मानी जाए कि दोनों तरफ से एक्सेप्टेबल हों। हाँ। एक तरफा युद्ध विराम ना हो। इसके लिए वो थोड़ा सा रूस को शायद धमका के इस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं, नहीं तो उनका एम यही है कि युद्ध विराम हो। और आप देखिए, इसमें जो रूस का शुरू से व्लादिमीर पुतिन का मेन एम ये था, ये युद्ध शुरू क्यों हुआ, कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि ये यूक्रेन को नाटो का मेंबर ना बनाए। उनकी शर्त वहीं पे वहीं बैठी है। इसके अलावा और जो बाकी शर्तें हैं शायद वो एडिशनल रखी गई हैं कि अगर 5 शर्तें रखेंगे तो उसमें 3 माने जाएंगी। तो ये दोनों तरफ से प्रेशर है, डिप्लोमेटिक प्रेशर, कि रशिया जो है अपनी ज़्यादा शर्तें दिखा रहे हैं और उसको कम कराने के लिए पुतिन जो है, जो ट्रम्प है, वो एक तरह से राजनीतिक दबाव बना रहे हैं। तो ये बेसिक एम है कि एक नेगोशिएशन टेबल पे फाइनल नेगोशिएशन हो और युद्ध विराम हो। ओके, इसके लिए ओके, ठीक बात है, ठीक बात है सर। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों के सामने हम रखने जा रहे हैं। पुतिन ने सरकारी मीटिंग बीच में रोकी। इंटरनेशनल फोन आने के बाद पुतिन ने बीच में मीटिंग रोकी, ये खबर सामने आ रही है। इंटरनेशनल कॉल पर 5 मिनट तक व्लादिमीर पुतिन ने बात की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग चल रही थी और उसी दौरान ये कॉल आती है। ये इंटरनेशनल कॉल थी, ये भी पता चला है, और पुतिन ने मीटिंग रोककर ये कॉल ली और 5 मिनट तक पुतिन ने बात की है। तो 5 मिनट के लिए मैं कॉन्फ्रेंसिंग रोक रहा हूं, इस बात का जिक्र व्लादिमीर पुतिन ने किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो एक मीटिंग ले रहे थे, एक इंटरनेशनल कॉल आती है और 5 मिनट तक कॉन्फ्रेंसिंग रोककर पुतिन बात करते हैं। अब देखिए, पुतिन की 5 मिनट तक किससे हुई बात, अब यह सबसे बड़ा सवाल बन गया है। पुतिन के पास आखिर किसका फोन आया, यह पहला सवाल। दूसरा, किस देश के सुप्रीमो से पुतिन ने बात की है? क्या मौजूदा जंग को लेकर, रूस यूक्रेन जंग को लेकर पुतिन की किसी से बात हुई? मीटिंग से ज्यादा कॉल पर तवज्जो देना किस ओर इशारा था? और वैसे भी अगर हम इस दौरान व्लादिमीर पुतिन के हाव भाव को देखेंगे मनीष, तो यह साफ नजर आ रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉल थी, इंटरनेशनल कॉल है, इस बात का वो खुद जिक्र करते हैं। कॉन्फ्रेंसिंग को 5 मिनट के लिए मुझे रोकना पड़ेगा, इस बात का वो खुद जिक्र करते हैं। कुछ पता चल पाया है किससे हुई बात, क्या हुई बात? जानकारी कब सामने आएगी? बिल्कुल, देखिए, इंपॉर्टेंट कॉल तो थी, लेकिन अब क्रेमलिन की तरफ से बता दिया गया कि दरअसल ये कॉल जो है वो अफ्रीकी देश गिनी बिसाऊ के प्रेसिडेंट का था। अच्छा। पश्चिमी अफ्रीका में आप देखें तो रूस का काफी इन्वॉल्वमेंट है। पहले माली, नाइजर, बुर्किना फासो, इन सब में तख्ता पलट कराया गया और अभी मौजूदा जो सरकारें हैं वहां पर, या फिर जो सैनिक तानाशाह हैं, वो सब रूस के सपोर्ट में है, रूस के आप दोस्त कहिए उन सबको। अब उसी कड़ी में एक और देश को आप देख रहे हैं, गिनी बिसाऊ, पश्चिमी अफ्रीका का एक इंपॉर्टेंट देश है। वो रूस के साथ दोस्ती करना चाह रहा है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि नहीं तो कहीं उनके यहाँ भी सत्ता पलट ना हो जाए। दूसरी बात यह कि पश्चिमी अफ्रीका में अब तक जो यूरोपीय देश, खास करके फ्रांस की जिस तरीके से वो लोग शोषण कर रहे थे, उनसे आज़ादी दिलाने की बात पुतिन कर रहे हैं। आपको याद होगा वैगनर फोर्स का गठन ही हुआ था पश्चिमी अफ्रीका के लिए। और इसीलिए पश्चिमी अफ्रीका रूस के जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और इसीलिए जब गिनी बिसाऊ के प्रेसिडेंट का कॉल आया और इन्हें बताया गया, तो इन्होंने तुरंत ही अपनी मीटिंग को बंद करके और फिर उनके साथ 5 मिनट की बातचीत की। एक इसका संदेश यह भी है कि रूस के लिए जरूरी नहीं है कि अमेरिका और कनाडा जैसे बड़े देश जब कॉल करे तभी वो भाव खाए, बल्कि छोटे देश भी अगर करते हैं तो उनको वो उसी रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं और उनके प्रेसिडेंट को भी वो वैसा ही ट्रीट देते हैं, बजाय इसके उल्टे कि जब ट्रंप से मिलने के लिए जस्टिन ट्रूडो आए तो उनको उन्होंने कह दिया और गवर्नर ट्रूडो कैसे है। या गिनी बिसाऊ के प्रेसिडेंट अगर फोन करेंगे तो ट्रंप कहेगा नो आई एम बिजी, आई एम डूइंग सम पार्टी विथ माय फ्रेंड्स। तो इस तरह का एटीट्यूड दिखाकर पुतिन ने पब्लिकली ये बताया है कि वो छोटे छोटे मुल्कों को भी कितना भाव देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण की और
कभी भी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की एक्सपेक्टेशन आप व्लादिमीर पुतिन से नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल बात क्लियर है। यूरोपीय देशों से ज़ेलेंस्की देखिए क्या अपील कर रहे हैं, रूस से तेल ना खरीदें यूरोपीय देश। ये कौन कह रहा है? प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं। रूस की जगह अमेरिका से ऑयल खरीदें, ये अपील की गई है। यानी रशिया से तेल ना खरीदें। जो तमाम यूरोपीय देश रूस से तेल खरीद रहे हैं वो ऐसा ना करें, रूस की जगह अमेरिका से तेल की खरीद हो। और देखिए रूस यूक्रेन जंग पर अभी की बड़ी खबर, पुतिन से जल्द मिलना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। युद्ध खत्म करवाने के मकसद से मिलना चाहते हैं। डोवास के मंच से राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान आया है, यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार है, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि ये युद्ध नहीं है, ये तो नरसंहार है, इसे फौरन रोकना होगा। ट्रंप की बात मानेंगे क्या पुतिन? ये है बड़ा सवाल। आइए आपको कुछ और अहम जानकारियां देते हैं। ट्रंप ने क्या कहा है? ट्रंप कहते हैं पुतिन से मैं जल्द मिलना चाहता हूं युद्ध जल्द खत्म हो। युद्ध के मैदान में लोग मारे जा रहे हैं, भारी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। बीते 3 साल की तस्वीरें मैंने देखी हैं, हमें युद्ध रोकना ही होगा। और ट्रंप की यह बात बिल्कुल जायज, बिल्कुल वाजिब नजर आती है। अब पुतिन क्या करेंगे? अभी तक बातचीत के लिए पुतिन तैयार नहीं है, अपनी शर्तों पर चाहते हैं युद्ध विराम, ये पुतिन बिल्कुल साफ कर चुके हैं। ऐसे में भारद्वाज सर, किस तरह से बात बनेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ट्रंप एक कदम आगे बढ़कर पुतिन से बात करना चाहते हैं, मसले का हल निकलवाना चाहते हैं, जंग रुकवाना चाहते हैं, ये तो क्लियर है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बीच में आड़े आ रही हैं। देखिए, जहाँ तक बातचीत का सवाल है, ट्रंप की जो टीम है वो तो पुतिन की टीम के साथ पहले ही बात कर रही थी, ट्रंप के आने से पहले ही, ट्रंप के व्हाइट हाउस में आने से पहले ही जी ये नेगोशिएशंस तो जारी थे। अब मुद्दा यहाँ पे है कि पुतिन पनामा जैसे तो है नहीं, रशिया पनामा नहीं है जिसको कि भड़का सके। पुतिन ये चाहते हैं, सबसे बड़ी डिमांड उनकी ये है कि अगर हमारे साथ बातचीत करनी है तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ और इक्वालिटी की म्यूचुअल इक्वालिटी होनी चाहिए उस बातचीत में। पुतिन, क्योंकि पुतिन अपने रशिया को एक छोटा सा देश नहीं दिखाना चाहते इसमें। दूसरी बात यह है कि ट्रंप चाहते हैं माई वे और हाईवे वो रशिया के साथ नहीं चलेगा इधर। हाँ। और इसलिए उनकी जो डिमांड्स हैं वो उन्होंने रखी हैं। वहाँ पर दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की देखिए तो जो उन्होंने दावोस में अभी जो मांगा है, उन्होंने जाके कहा कि हमारे यहाँ पर 2 लाख सैनिक डाले जाएं, और वो भी पूरी तरह से वू करने की कोशिश कर रहे हैं, यूएस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो पीस कीपिंग फोर्स हमारे देश में रहेगी उसमें 2 लाख सैनिकों की, उसमें यूएस का भी हाथ, उसमें यूएस के सैनिक भी मौजूद रहें, तभी उसकी कोई क्रेडिबिलिटी रहेगी। पर इस पे सवाल ये उठता है कि ट्रंप तो कभी अपने जवानों को भेजेंगे नहीं यूक्रेन में, बिकॉज ये उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो अब मुद्दा ये है कि जो रशिया को कैसे मनाया जाए, इस पर बातचीत चल रही है। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं कि चाइना को इन्वॉल्व किया जाए इन नेगोशिएशंस में। वो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया अपने ऑयल प्राइसेस कम कर दे तो इमीडिएटली ये वॉर रशिया अपने घुटनों पे आ जाएगा। सो किसी तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन एक जूनियर पार्टनर की तरह नेगोशिएशन में आए, जो कि पुतिन मानने को तैयार नहीं है इस वक्त। पर ये नेगोशिएशन चलते रहेंगे और मेरे को लगता है कि ट्रंप को अपना नेगोशिएटिंग स्टाइल, अपना डील मेकिंग स्टाइल थोड़ा पुतिन के साथ थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, और उसके चलते हुए ये नेगोशिएशन शायद कहीं आगे कुछ वक्त लेंगे। पर मेरे को लगता है कि ये उस दौर में आ रहे हैं कि जहां पर वॉर का अंत अगले 3-4 महीने में हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक मजबूत कोशिश तो नजर आ रही है कम से कम इस जंग को खत्म करवाने की, रुकवाने की। ये बात आपकी सही है। तेल की कीमतें कम करे ओपेक, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। तेल की कीमतें कम होते ही जंग खत्म हो जाएगी। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप का एक और महत्वपूर्ण बयान जंग को लेकर। तेल की कीमतें ज्यादा तो युद्ध भी जारी रहेगा। जंग खत्म करने के लिए तेल की कीमतों का गिरना जरूरी है, ये कहा है ट्रंप ने। और वहीं अमेरिका में प्रवासियों के बच्चों की नागरिकता को लेकर बड़ी खबर है। ट्रंप के फैसले पर अमेरिकी कोर्ट ने लगाई रोक। सिएटल के फेडरल जज ने फैसले पर 14 दिन के लिए रोक लगा दी है। ट्रंप ने यूएस में जन्मे प्रवासी बच्चों को अमेरिकी नागरिकता देने से इनकार किया था।
ट्रंप के फैसले को जज ने बताया है असंवैधानिक। तो देखिए, प्रवासी बच्चों को नागरिकता नहीं, यानी बर्थ राइट के बेस पर जो सिटीजनशिप मिलती थी अमेरिका की, वो अब नहीं मिलेगी। ट्रंप को कैसे लगा, लेकिन बड़ा झटका इस फैसले के बाद। ट्रंप के फैसले पर अमेरिकी कोर्ट ने रोक लगा दी है। सिएटल कोर्ट ने 14 दिन के लिए ट्रंप के फैसले पर रोक लगाई है। और खास बात यह है, महत्वपूर्ण यह है कि ट्रंप के फैसले को असंवैधानिक बताया है अमेरिकी कोर्ट ने। हालांकि यह कोर्ट का ही फैसला है। वॉशिंगटन के अटॉर्नी जनरल ने दायर की थी ये याचिका, और इस याचिका में किन बातों का जिक्र है वो भी आपको बताते हैं। बच्चों को जन्म लेने पर कैसे लगाई जा सकती है रोक, प्रवासी बच्चों को होंगी कई तरह की कानूनी मुश्किलें, इस बात का जिक्र किया गया जो अपने आप में बहुत वाजिब है। जन्म लेने पर बच्चे को नागरिकता दी जाती है, जिस देश में वो पैदा होता है वहां का नागरिक होता है। यह नियम तो दुनिया भर में है, अमेरिका में ऐसा कैसे नहीं? अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में भी इसका प्रावधान रखा गया है। अमेरिका में जन्मे प्रवासी बच्चों को अमेरिकी नागरिकता देने से इनकार किया गया है ट्रंप के आदेश में। ट्रंप के फैसले से हजारों भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के परिवारों पर निश्चित तौर पर असर पड़ेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बड़ी अजीबोगरीब सी स्थिति हो गई है ट्रंप के इस ऑर्डर के बाद। मनीष, खबरें तो ये यहां तक आ रही हैं कि 20 फरवरी से पहले सी सेक्शन के जरिए प्रवासी भारतीय जो लोग हैं वहां पर महिलाएं जो हैं वो डिलीवरी जल्दी करवाने के चक्कर में सी सेक्शन के जरिए 20 फरवरी से पहले डिलीवरी करवा लेना चाहती हैं, और इसके चलते एक अलग ही तरह की समस्या वहां पर पैदा हो गई है। मतलब एक तरह का क्योस क्रिएट हो गया है। कैसे इससे निपटेंगे ट्रंप? देखिए, क्योस होना स्वाभाविक है क्योंकि अमेरिका के संविधान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप फैसला दे रहे हैं। लेकिन जहां तक आप सी सेक्शन के ऑपरेशन का सवाल कह रहे हैं, हाँ। देखिए, अमेरिका से जानबूझकर भारतीयों को अपमानित करने के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा को फैलाया जा रहा है कि भारतीय लोग इतने डेस्परेट हैं अमेरिकी नागरिक बनाने के लिए कि बस जैसे ही कोई महिला प्रेग्नेंट हो रही है और ट्रंप ने फैसला दिया तो वो सब पहुंच गए कि भाई मेरा जल्दी से ऑपरेशन कर दो। ऐसा होता नहीं है। 1 महीने का वक्त है, कम से कम महिला 7 महीने की प्रेग्नेंट होगी, 8 महीने की प्रेग्नेंट होगी, तब तो वो सीजरियन ऑपरेशन कराने के लिए जाएगी, या 3-4 महीने में ही वो पहुंच जाएगी। तो जानबूझकर इस तरह का नैरेटिव अमेरिका में तैयार किया जा रहा है। अच्छा। देखो भारत से कैसे लोग आते हैं यहाँ पर बच्चा पैदा करने के लिए ताकि उनके बच्चे अमेरिकी नागरिक हो जाए। लेकिन आप इन सब विवाद से अलग होकर देखिए तो क्या ट्रंप के पिताजी वहां जन्म लिए थे, ट्रंप के दादाजी जन्म लिए थे, ट्रंप के परदादा कहां जन्म लिए थे? आज जो फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप है उनका जन्म तो स्लोवाकिया में हुआ था। अगर ट्रंप का ये फैसला पहले लागू होता तो आज उनकी बीबी खुद ही जो है अमेरिकन सिटीजन नहीं होती। और फिर अमेरिका में अमेरिकन है कौन? मुश्किल से 1000 साल का इतिहास है जब ब्रिटेन से लोगों को पनिशमेंट के तौर पर अमेरिका भेजा जाता था किसी जमाने में। तो मतलब 2-4 साल पहले आ गए या 200-400 साल पहले आप आ गए तो आप ट्रू अमेरिकन हो गए। और आज जो लोग जाएंगे वो अमेरिकन नहीं होंगे। सीधी सी बात है, दुनिया के किसी भी धरती पर अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उस धरती पर उसकी नागरिकता मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए अमेरिकी कोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं, और कहीं ना कहीं याचिका जो डाली गई है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। कोर्ट भी इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान रहा है। फिलहाल तो रोक लगा दी गई है, लेकिन क्या ट्रंप का यह ऑर्डर रुक पाएगा? ये अपने आप में अभी भी एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।